दिल्ली एनसीआर की हवा की खराब क्वालिटी हर साल एक समस्या बन गई है, जिसमें स्टबल बर्निंग की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। अक्टूबर नवंबर के महीने में जब किसान अपने खरीफ फसल काटकर अगली रावी सीजन की तैयारी करते हैं, तब वो अपने खेतों में बची हुई खाली जान यानी कि स्टबल को जला देते हैं। इस प्रक्रिया का असर सिर्फ उनके आसपास के गाँव तक नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर की हवा पर भी पड़ता है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब की सरकारों पर काफी कड़ी शिकायतें की हैं, जिन्होंने किसानों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। साथ ही दिल्ली रिज में इलीगल ट्री फेलिंग के मामले में भी सुनवाई हुई, जहां डीडीए ने बिना कोर्ट की परमिशन के 1200 पेड़ काट दिए। इस वीडियो में हम दोनों ही मामलों की हियरिंग के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इन दोनों ही मामलों में सरकारों को खूब सुनाया है और उन पर क्या स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं। 16 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिसेस अभय एस ओक, अहसानुद्दीन अमनुल्लाह और अगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल थे, ने हरियाणा और पंजाब की सरकारों को काफी कड़ी डांट दी। जस्टिस ओक ने कहा, द ऑर्डर ऑफ द कमीशन इज मोर देन 3 years old. The problem which creates air pollution exists for decades. ये उनकी बेचैनी को दर्शाता है कि जब मामले इतने सीरियस है तब भी सरकारें क्यों कुछ नहीं कर रही। कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब की सरकारों पर सवाल उठाया कि वो क्यों किसानों के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। जस्टिस ओक ने कहा, Nobody is going to prosecute them. Nobody is going to take action against them. They will pay a nominal fine. What is all this going on? उनके इस सवाल ने कोर्ट की नाराजगी को साफ दिखाया, क्योंकि सरकार का ये व्यवहार किसी भी तरह से सामाजिक जिम्मेदारी नहीं दिखाता। ये कहते हुए कोर्ट ने इस प्रश्न पर भी ध्यान दिया कि हरियाणा सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही जब इसरो ने आग लगने की लोकेशंस के बारे में रिपोर्ट दी है। जस्टिस ओक ने कहा, दिस इज कम्प्लीट इनसेंसिटिविटी बीइंग शोन बाय द स्टेट एंड बाय द चीफ सेक्रेटरी। कोर्ट ने भड़कते हुए कहा है कि ये सरकार की तरफ से बेपरवाहियत को दर्शाता है, जहां किसी भी कदम उठाने की इच्छा नहीं दिखाई देती। हियरिंग जब इंटेंस माहौल में एंटर कर गई तो जजेस ने हरियाणा सरकार को कह दिया कि वो अपने ऑफिशियल्स के खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि ना तो उन्होंने कोई पीनल एक्शन लिया है, ना ही कोई शिकायत दर्ज की है। जस्टिस ओक का कहना था, दिस इज ग्रॉस मिसलीडिंग बाय द चीफ सेक्रेटरी टू द सुप्रीम कोर्ट, एब्सोल्यूट डिफेंस इज डन। कोर्ट ने CAQM के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए चीफ सेक्रेटरीज को 23 अक्टूबर को कोर्ट में हाजिर होने को भी कहा है। अगर इन दोनों राज्यों की सरकारें अपने फर्ज नहीं निभाती तो आगे क्या होगा। दोनों से हमारा मतलब है कि पंजाब और हरियाणा, जहां एक और हरियाणा सरकार पर जजेस कुछ ऐसे बरसे हैं, वहीं जब बात आती है पंजाब सरकार की तो उन्हें भी कोर्ट की निंदा का सामना करना पड़ा है। एडवोकेट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा है कि किसानों की प्रक्रिया का इम्प्लीमेंटेशन करना मुश्किल है, पर जस्टिस अमनुल्लाह ने उनसे कहा, आर वी गोइंग टू रिकॉर्ड दैट द स्टेट इज अनेबल टू इम्प्लीमेंट लॉ एंड ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। पंजाब ने 2013 में एक नोटिफिकेशन पास की थी जो स्टबल बर्निंग को रोकने का काम करती थी, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ। जस्टिस ओक का कहना था, यू आर सिंपली टॉलरेटिंग द ब्रीचेस। इस तरह से देखा जाए तो पंजाब सरकार ने एयर क्वालिटी के लिए कोई कदम नहीं उठाया है, जो कि घमंड और लापरवाही की निशानी है। कोर्ट ने खुद ये देखा कि अगर इसरो के अनुसार 267 फायर इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं तो सिर्फ 103 के खिलाफ ही नॉमिनल फाइन्स लिए गए हैं। इसका मतलब है कि सरकार सच में कुछ नहीं कर रही है, जबकि उन्हें कुछ करना चाहिए था। जस्टिस ओक ने ये भी कहा, व्हाट एक्शन डू यू प्रपोज टू टेक। उनका ये सवाल सरकार के खिलाफ सीरियस एलिगेशंस की तरफ संकेत करता है। कोर्ट ने ये भी माना कि हरियाणा और पंजाब की सरकारें किसानों के खिलाफ पीनल एक्शन लेने में असफल रही है और उन्हें वार्न करते हुए झटका दिया दैट इफ यू डू नॉट एक्ट द एयर क्वालिटी विल कंटिन्यू टू डिटेरियोरेट। जहां एक और स्टबल बर्निंग मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच का ऐसा रूप देखा गया, वहीं दूसरी ओर डीडीए के ट्री फेलिंग केस में जो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की लीडरशिप में एक बेंच ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि DDA के खिलाफ एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस की सुनवाई की। ये मामला दिल्ली रिज एरिया में गैर कानूनी पेड़ काटने से संबंधित है। इसमें DDA पर इलीगल ट्री फेलिंग का आरोप लगाया गया है। इस केस में कोर्ट की अलग अलग 2 बेंचेस ने अलग तरीके से ये केस सुना है, जिससे कंफ्लिक्टिंग ऑर्डर्स आने का खतरा था। इसी को देखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने इस मामले को अपने बेंच में ट्रांसफर कर लिया। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने कोर्ट को अपनी प्रेजेंस शो की तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जस्टिस गवई और जस्टिस ओक ने इस मामले को अलग बैच में सुना और ये जरूरत महसूस की है कि ये मामला हमारे सामने रखा जाए। उनके सामने जो पिटीशंस हैं वो प्रभावित नहीं होंगी। हम सिर्फ इस कंट्रोवर्सी पर ही ध्यान दे रहे हैं। एमिकस क्यूरे ने कोर्ट के सामने ये समझाया कि किस तरीके से एक ही फैक्ट्स के बेसिस पर ओवरलैप हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पर कहा, हम इस कंटेम्प्ट के लिमिटेड इशू को लेकर चिंतित है। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में 2 इम्पोर्टेंट मामले हैं, MC मेहता और गोदावरन केसेस। एक मामला एयर पॉल्यूशन से जुड़ा है जो आज जस्टिस ओक के सामने डिस्कस हुआ, जिसके बारे में हम ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं, जबकि दूसरा सीलिंग से संबंधित है जो यहाँ सुना जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि डीम्ड फॉरेस्ट का मामला एक नेशनल कंसर्न है,
जिसमें अलग अलग एप्लीकेशंस फाइल की गई हैं। लेकिन एमसी मेहता केस 1985 का है जो स्पेसिफिकली दिल्ली और एनसीआर के लिए है। सीजीआई ने पूछा, एक्चुअल कंटेम्प्ट क्या है? हम पूरे दिन इस पर नहीं बैठ सकते। गोपाल शंकर नारायणन ने जवाब दिया कि डीडीए ने एमसी मेहता केस में एक एप्लीकेशन फाइल की थी जिसमें परमिशन मांगा गया था कि पेड़ काटने का, लेकिन ये एप्लीकेशन डिसमिस हो गई थी। फिर भी डीडीए ने कोर्ट को कभी नहीं बताया कि सभी पेड़ पहले से ही काट दिए गए थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अगला प्रश्न किया कि कितने पेड़ काट दिए गए। गोपाल शंकर नारायणन ने जवाब दिया 1200 पेड़। उन्होंने ये भी बताया कि गोदावरण केस में फैसला ये था कि डीडीए को जमीन डाइवर्ट नहीं करनी चाहिए। उनका मानना है कि गोदावरण केस में कंटेम्प्ट नहीं हुआ है। सीजीआई ने संकेत दिया कि ये मामला जल्दी से निपटना चाहिए, जैसे कि जेट एयरवेज केस में हुआ था। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि डीडीए ने 4 मार्च 2024 को एक इंटरिम एप्लीकेशन फाइल की जिसमें ये छुपाया गया कि पेड़ पहले से ही काट दिए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट को लगा था कि छोटे लेवल पर पेड़ काटने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल की जाएगी, लेकिन असली में बहुत ज्यादा पेड़ काट दिए गए। ये एमसी मेहता ऑर्डर्स का कंटेम्प्ट है और उन्होंने ये हिम्मत की है कि ऐसी एप्लीकेशन फाइल कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली रिज की प्रिस्टीन ब्यूटी को नुकसान पहुंचाया गया है। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने कोर्ट को बताया कि कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई है, जिसके बाद एमिकस क्यूरे के परमेश्वर ने कोर्ट से कहा कि कोर्ट ने देखा है कि डीडीए बिना परमिशन के जमीन एलोकेट कर रहा था। बेसिक आर्गुमेंट सुनने के बाद ये समझ में आया कि कोर्ट को ये तय करना है कि क्या दोनों केसेस एमसी मेहता और गोदावर्मन में कंटेम्प्ट हुआ है या नहीं। सीजीआई ने पूछा तो जस्टिस गवई का फरवरी का ऑर्डर गोदावर्मन केस में था और जस्टिस ओक का ऑर्डर एमसी मेहता केस में मार्च में था। फिर आपने हमें ये क्यों नहीं बताया कि जस्टिस गवई का बेंच इस मैटर को देख रहा था? गोपाल शंकर नारायणन ने जवाब दिया कि हाँ, हमने ये बताया था, लेकिन जस्टिस ओक ने कहा कि ये कंटेम्प्ट इशू एमसी मेहता केस से जुड़ा है, इसीलिए उन्होंने अलग तरीके से इसे हैंडल करना उचित समझा। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने कंटेम्प्ट ऑर्डर पढ़ा जो डीडीए के खिलाफ था और उन्होंने गोदावर्मन केस में जस्टिस गवई के बेंच के ऑर्डर को भी पढ़ा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा कि सड़क निर्माण की क्या स्थिति है। गोपाल शंकर नारायणन ने जवाब दिया कि एस्फेलेटिंग चल रही है और इसकी मंजूरी मिल गई है। कोर्ट ने फर्दर ऑर्डर्स के लिए केस को लंच के बाद के लिए शेड्यूल कर दिया था और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि हम लंच के बाद मिलेंगे, तब तक अगले स्टेप्स को आउटलाइन करें। इसी दौरान सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी जो दिल्ली एलजी के लिए प्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैंने 3 फरवरी को साइट विजिट किया था, लेकिन मुझे किसी भी प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं मिली थी। सब कुछ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा किया गया था और परमिशंस रिज मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा दी गई थी। सीजीआई ने पूछा कि परमिशंस कब और किसने दी थी। जेठमलानी ने कहा कि पूरा हिस्ट्री क्लियर है, जिसके बाद सीजीआई ने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में ये कहा है कि एमसी मेहता केस में कोर्ट ने दिल्ली के मास्टर प्लान 2001 का उल्लेख किया था, जो ये कहता है कि रिज को उसकी प्रिस्टीन कंडीशन में रखा जाना चाहिए और कोई इंफ्रिंजमेंट अलाउ नहीं की जानी चाहिए। इस केस में डीडीए के एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने गंभीरता से बात पर जोर दिया कि किस प्रकार से बिना कोर्ट की मंजूरी के पेड़ काट दिए गए और इस बात का भी पता लगाना जरूरी है कि किसने ये गलत जानकारी छुपाई। दिल्ली एनसीआर की हवा की क्वालिटी सिर्फ इन दोनों केसेस से नहीं बल्कि कई अन्य कारणों से भी खराब हो रही है। स्टबल बर्निंग और इलीगल ट्री फेलिंग के मामले सिर्फ सिम्टम्स हैं। असली समस्या है सिस्टम की लापरवाही और पॉलिटिकल विल की कमी। कोर्ट के सवालों से ये साफ दिखता है कि जब तक सरकार अपने फर्ज को नहीं समझेगी तब तक हवा की क्वालिटी सुधारने का कोई संभावना नहीं है। जस्टिस ओक का कहना था, What are you going to do with the state governments? Both the state governments are extremely reluctant to take any penal action. ये सरकार की तरफ से अनविलिंगनेस को दर्शाता है, जो कि देश के लिए एक बड़ी समस्या है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टबल बर्निंग और इलीगल ट्री फेलिंग पर जो कदम उठाए हैं वो सिर्फ एक शुरुआत है। इन दोनों मामलों से ये साफ है कि अगर सरकार अपने फर्ज को नहीं समझेगी तो हमारी हवा की क्वालिटी कभी भी सुधरने नहीं वाली। इसीलिए सभी स्टेक होल्डर्स को इस समस्या का समाधान निकालने के लिए मिलकर काम करना होगा, वरना इस पॉल्यूशन का भारी नुकसान होगा जो हम सबको भुगतना पड़ेगा। That is all for this news. Keep following Law Chakra for more such legal news and analysis.